सो यस, टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर। देखो, आज हम जो है वो हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहने वाला है। हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकालना सीखेंगे। एच यू एफ का, ए ओ पी का, फर्म का, बी ओ आई का, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का एंड कंपनी का जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ जो है वो हमारे इस लेक्चर का जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो रहने वाला है। सबसे पहले हम जो है अपनी एनर्जी को बूस्ट अप कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट से। माना कि अंधेरा घना है बट दिया जलाना भी कहाँ मना है। सो हैविंग सेड दैट, एक बात आपको जो है वो और ध्यान में रखनी है कि आपको इस वीडियो के जो है वो नोट्स जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको जो है वो अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो किस चीज़ पर रखना है, समझने पर रखना है। जो है वो जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसको सीखने एंड समझने पर जो है वो आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो रखना है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, फर्म, एच यू एफ, बी ओ आई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन? सो वट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम सीखने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ, फर्म, ए ओ पी, बी ओ आई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कंपनी का कैसे निकालते हैं, वो हम सब कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ की बात करते हैं। जब भी आप रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ निकाल रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या जो एच यू एफ है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है, क्या उस एच यू एफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होलली या फिर जो है वो होली और पार्टली जो है वो इंडिया में है या नहीं है। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली और पार्टली इन इंडिया है तो वो रेजिडेंट बन जाएगी। एंड अगर उस एच यू एफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली आउटसाइड इंडिया है, वो होली आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस के अंदर वो एच यू एफ क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट जो है वो बन जाएगी। उस केस में वो क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट बन जाएगी एच यू एफ। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है की डिसीजन जो है वो कहाँ लिए जा रहे हैं, की डिसीजन जो है वो कहाँ लिए जा रहे हैं। अगर की डिसीजन जो है वो होली और पार्टली इंडिया के अंदर लिए जा रहे हैं तो एच यू एफ रेजिडेंट बन जाएगी। एंड अगर की डिसीजन जो है वो होली आउटसाइड इंडिया लिए जा रहे हैं तो वो एच यू एफ क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। अब एक बात और समझो, अगर एच यू एफ जो है वो रेजिडेंट बन जाती है, अगर एच यू एफ जो है वो रेजिडेंट बन जाती है एंड करता जो है वो सेटिस्फाई कर देता है दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन, एंड अगर इफ़ करता सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल की जो है वो दोनों एडिशनल कंडीशन जो है सेटिस्फाइड कर जाता है, तो वो जो करता है वो क्या बन जाएगा, आर ओ आर बन जाएगा। तो उस केस में वो जो करता है वो क्या बन जाएगा, आर ओ आर बन जाएगा। एंड अगर मैं अदर केस की बात करूँ तो फिर वो जो है वो क्या बन जाएंगी, वहाँ पर जो है वो हो जाएगा आर एन ओ आर हो जाएगा। वहाँ पर जो है वो अदर केस में क्या हो जाएगा, आर एन ओ आर। तो देखो, नट शेल के अंदर मैं बोलूँ ना रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ, तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ के अंदर जो है वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स जो है वो देखे जाते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या है कि जो है वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है बिजनेस का देखा जाता है। बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पर है, मतलब की डिसीजन जो है वो कहाँ पे लिए जा रहे हैं। अगर जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली और पार्टली इंडिया के अंदर है तो एच यू एफ जो है वो क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी। एंड अगर जो है वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में जो है वो एच यू एफ क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। देखो, नॉन रेजिडेंट बन गई तो पूरी क्लैरिटी है कि जो है वो कुछ मतलब ठीक है, नॉन रेजिडेंट के बारे में क्लैरिटी हो गई। लेकिन जो है वो अब क्या है कि देखो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली और पार्टली इंडिया के अंदर है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली और पार्टली जो है वो इंडिया के अंदर है तो वो क्या बन रही है, रेजिडेंट बन रही है। अब हमारे को जो है वो रेजिडेंट बन गई है तो हमारे को ये देखना है कि वो आर ओ आर है या एन ओ आर है, आर एन ओ आर है। क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया ही है कि इंडिविजुअल और एच यू एफ जो है वो क्या होते हैं, आर ओ आर और आर एन ओ आर होते हैं। अदर देन डैट जो कंपनी वगैरह होती है वो तो रेजिडेंट होती है या फिर नॉन रेजिडेंट होती है। लेकिन एच यू एफ के अंदर भी आर ओ आर और
ROR और RNOR जो है चेक करना पड़ता है। वो कैसे डिसाइड होगा कि HUF जो है वो ROR है या फिर RNOR है, वो डिपेंड करता है कि जो है वो कर्ता का जो HUF है उसका कर्ता क्या है। अगर जो है वो HUF का जो करता है वो दोनों की दोनों जो एडिशनल कंडीशन जो मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, अगर वो एडिशनल कंडीशन जो है वो दोनों की दोनों जो है वो सेटिस्फाई कर जाता है करता, तो वो जो HUF है वो क्या मानी जाएंगी, वो ROR मानी जाएंगी। एंड अगर जो है करता जो है वो दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो क्या मानी जाएंगी, RNOR जो है वो मानी जाएगी HUF। इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है कि वो जो है दो एडिशनल कंडीशन कौन सी है। वो दो एडिशनल कंडीशन बताइए आपको कौन से सेक्शन के हिसाब से हैं। सेक्शन नंबर 6 के हिसाब से वो जो दो एडिशनल कंडीशन है अगर कर्ता ने वो सेटिस्फाई करनी होती है, वो कौन कौन सी है। जो है वो अगर वो जो करता है वो रेजिडेंट है 2 प्रीवियस ईयर के अंदर या फिर उससे ज़्यादा के अंदर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर के अंदर, मतलब जिसका हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं उसको छोड़ के जो उससे पहले के जो 10 साल हैं, उससे पहले के जो 10 साल हैं उसके अंदर वो जो है करता रेजिडेंट हो जाता है किसी भी 2 प्रीवियस ईयर या उससे ज़्यादा में। तो अगर वो करता जो है वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। एंड दूसरा, उसे कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी है, वो स्टे करेगा इंडिया के अंदर, वो स्टे कर रहा है इंडिया के अंदर फॉर 730 डेज और मोर के लिए इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। तो अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, मतलब कर्ता ने अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, तो उस केस के अंदर वो जो HUF है वो क्या बन जाएगी, ROR बन जाएगी। एंड अगर कर्ता जो है वो इन दोनों एडिशनल कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, ये दोनों एडिशनल कंडीशन दोनों को सेटिस्फाइड करना है, तभी जाकर जो है वो HUF तभी जाकर जो है वो HUF क्या बनेगी, ROR बनेगी। अदर केस में जो है वो क्या हो जाएगी, वो RNOR जो है वो बन जाएगी। सो यहाँ पर जो है वो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद में हम क्या सीखते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी ऑफ और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो है वो सीखते हैं। तो अब हम क्या सीखते हैं, इसके बाद में क्या आ जाता है हमारे पास में, रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल स्टेटस, इनके जो है रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करूं, तो क्या देखा जाएगा कि इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो क्या होली, और इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली या फिर जो है वो पार्टली इन इंडिया है या नहीं है, होली और पार्टली इंडिया के अंदर है। अगर आंसर है आपका यस, वो होली और पार्टली इंडिया के अंदर है, तो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इनका जो है वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली आउटसाइड इंडिया है, अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में ये क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट जो है वो बन जाएंगे। ये नॉन रेजिडेंट जो है वो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। मैंने आपको बताया ही है कि जो है वो इंडिविजुअल और HUF के अंदर ही जो है वो ROR एंड RNOR का जो है वो कॉन्सेप्ट लगता है। बाकियों के केस में जो है वो रेजिडेंट होंगी या तो फिर नॉन रेजिडेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो, अब यहाँ पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब वही है कि की डिसीजन जो है वो कहाँ पे लिए जा रहे हैं। अगर की डिसीजन जो है वो इंडिया में लिए जा रहे हैं तो रेजिडेंट, एंड अगर की डिसीजन जो हैं की डिसीजंस जो हैं वो होली आउटसाइड इंडिया लिए जा रहे हैं तो नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। अगला हम चलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी पर। तो सीखते हैं अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। देखो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी में इंडियन कंपनी आ जाती है। अगर मान लो इंडियन कंपनी है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी में अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें तो इंडियन कंपनी हमेशा हमेशा वो क्या होती है, रेजिडेंट होती है। तो इंडियन कंपनी जो है वो क्या होती है, इंडियन कंपनी तो हमेशा 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 रेजिडेंट ही होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का अगर पोएम इंडिया के अंदर होगा, पोएम जो है वो इंडिया में है, फॉरेन कंपनी का अगर पोएम जो है वो इंडिया में है तो वो क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी। एंड अगर उसका पोएम जो है वो आउटसाइड इंडिया है, अगर उसका पोएम जो है वो आउटसाइड इंडिया है
तो वो क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट जो है वो बन जाएगी। अगर उसका पोएम जो है वो आउटसाइड इंडिया है तो वो क्या बन जाएगी, फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। अब आप पूछोगे पोएम क्या होता है। पोएम का मतलब होता है प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट को क्या क्या बोलते हैं, पोएम जो है वो बोलते हैं। मतलब क्या है पोएम का, देखो पोएम का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है जहाँ से बिजनेस के की डिसीजन लिए जाते हैं। प्लेस वेयर की डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं, प्लेस वेयर की डिसीजंस आर टेकन प्लेस। प्लेस वेयर की डिसीजंस आर टेकन प्लेस, मतलब जहाँ से हम की डिसीजंस को ले रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, पोएम जो है वो बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पोएम जो है वो बोलते हैं जहाँ से की डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। तो मतलब जहाँ से बिजनेस के की डिसीजन और कमर्शियल डिसीजन लिए जाएंगे उसे क्या बोलते हैं, पोएम जो है वो बोलते हैं। बस ये देखो कि फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी का पोएम जो है वो इंडिया के अंदर हो जाता है तो रेजिडेंट, एंड फॉरेन कंपनी का पोएम जो है वो आउटसाइड इंडिया हो जाता है तो नॉन रेजिडेंट। अब मैं बात करूँ ना तो कई लोग जो है वो ये सोचते हैं फॉरेन कंपनी अगर इंडियन कंपनी बन गई तो इंडियन कंपनी जैसे रेट लग जाएंगे। नहीं, फॉरेन कंपनी पर रेट तो जो है 40% ही लगेंगे। फॉरेन कंपनी के ऊपर जो है वो रेट तो 40% ही लगेंगे। बस एक बात है कि अगर फॉरेन कंपनी जो है वो रेजिडेंट बन जाती है तो उसकी ग्लोबल इनकम जो है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। अगर फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन जाएगी ना तो क्या होगा, उस फॉरेन कंपनी की ग्लोबल इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। रेट तो उसके ऊपर 40% ही लगेगा, रेट उसके ऊपर जो है वो इंडियन कंपनी वाले नहीं लगेंगे। तो बताओ कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी फिर, अगर मान लो वो रेजिडेंट बन जाती है तो उसकी इंडिया वाली इनकम भी है एंड जो है वो बाहर वाली इनकम, दोनों इनकम जो है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी जो है वो, अगर वो जो फॉरेन कंपनी है वो नॉन रेजिडेंट बनी, वो नॉन रेजिडेंट बनी, अगर वो नॉन रेजिडेंट बनती है तो उसकी ओनली इंडिया वाली इनकम टैक्सेबल होगी। इस केस में उसकी क्या होगी, ओनली इंडिया वाली, ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल। बट अगर मैं रेजिडेंट की बात करूं तो इंडियन इनकम, इंडियन इनकम प्लस में फॉरेन इनकम, both become taxable, both become taxable, but here only Indian income is taxable। तो बस फर्क क्या रहता है कि जब पोएम इंडिया में हो जाती है तो वो रेजिडेंट बन जाती है तो उसकी दोनों इनकम जो है वो ग्लोबल इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाती है, एंड नॉन रेजिडेंट के केस में ओनली इंडिया वाली इनकम जो है टैक्सेबल होती है। बाकी बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी जो है वो क्या है, बाकी सारे के सारे प्रोविजन जो है वो वैसे ही हैं। इन फॉरेन कंपनी है भले ही वो रेजिडेंट बन जाएगी लेकिन उसके ऊपर रेट जो है वो कौन सा लगेगा, 40% ही लगेगा। अब आ जाता है कि पोएम। पोएम का मतलब मैंने क्या बताया था, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब जहाँ से जो है वो की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं, जो कि जो है वो हमारे को हेल्प जो है वो करते हैं, मदद करते हैं बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, पोएम। तो पोएम क्या है, पोएम मीन्स अ प्लेस, पोएम मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड commercial decisions and commercial decisions which are necessary, which are necessary to conduct the business, to conduct the business are made, are made। उसे क्या बोला जाता है, पोएम बोला जाता है। पोएम की फुल फॉर्म क्या है, पोएम की फुल फॉर्म है प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट। अब अगला आ जाता है यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए पोएम, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे पोएम जो है वो कहाँ पर है। पोएम डिटरमाइन करने के लिए जो है वो क्या चीज़ देखी जाती है, ABOI टेस्ट देखा जाता है। ABOI टेस्ट क्या है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट। ABOI टेस्ट जो है वो देखते हैं हम, ABOI टेस्ट जो है वो चेक करा जाता है। देखो ये जो ABOI है ना, ये 4 कंडीशन बताएगा, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो वो जो है वो, तो टेस्ट हमारा पास हो जाएगा। अगर ये जो चारों कंडीशन है, ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। लेकिन अगर वो चारों कंडीशन जो है सेटिस्फाइड नहीं होगी तो टेस्ट जो है वो पास नहीं होगा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का। अगर मान लो चारों में से कोई भी एक भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ये टेस्ट जो है वो पास नहीं होगा, फेल हो जाएगा ये टेस्ट। अब हम ये देखते हैं कि वो 4 कंडीशन कौन सी है।
सबसे पहले यहाँ पे लिखो a company shall be engaged said to be engaged in active business outside India if following if following all conditions are satisfied, if following all conditions are fulfilled। अब वो कौन सी चार कंडीशन है? सबसे पहली है कि पैसिव इनकम जो है इज नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम, इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम। देन सेकेंड वाली क्या आ जाती है? लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, आर सिचुएटेड इन इंडिया। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन जो है वो थर्ड पॉइंट आ जाता है कि लेस देन 50% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज आर सिचुएटेड इन इंडिया, या फिर वो रेजिडेंट है इंडिया के। फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या आ जाता है कि जो पेरोल एक्सपेंसेस हैं जो भी इंकर्ड करे गए हैं इंडिया के अंदर, इंडियन एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो इंडियन एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो भी पेरोल एक्सपेंडिचर जो भी इंकर्ड करे गए हैं वो लेस देन 50% ऑफ टोटल पेरोल एक्सपेंसेस के। तो सबसे पहले कंडीशन जो है वो समझो, उस कंपनी की जो पैसिव इनकम है वो उस कंपनी की टोटल इनकम की 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस कंपनी की जो पैसिव इनकम है उसकी उस कंपनी की टोटल इनकम से 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्या लिखा है? नोट मोर देन। जैसे कि मैं जो है वो एग्जांपल लेके चलूँ, अगर मान लो उस फॉरेन कंपनी की टोटल इनकम जो है वो मान के चलो उस कंपनी की टोटल इनकम है 70 करोड़ है, तो जो उस कंपनी की पैसिव इनकम जो है, उस कंपनी की जो पैसिव इनकम है वो क्या नाम है 35 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस कंपनी की पैसिव इनकम जो है वो 35 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पैसिव इनकम क्या होती है। थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा आपको कि पैसिव इनकम जो है वो क्या होती है, वो डिटेल में समझेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि उस कंपनी के जो इंडिया वाले एसेट्स हैं वो टोटल एसेट के लेस देन 50% होने चाहिए। तो उस कंपनी के जो इंडिया वाले एसेट हैं वो टोटल एसेट के 50% से कम होने चाहिए, 50% से कम होने चाहिए। उस कंपनी के जो इंडिया वाले एसेट है वो टोटल एसेट के 50% से कम होने चाहिए। अगर मान लो उस कंपनी के टोटल एसेट जो है वो मान के चलो उस कंपनी के टोटल एसेट जो है वो मान लो 50 करोड़ है, तो उस कंपनी की जो इंडिया वाले एसेट हैं वो 25 करोड़ से कम होने चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है? उस कंपनी के जो इंडिया वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उस कंपनी के जो इंडिया वाले एम्प्लॉयज़ हैं। अब इंडिया वाले एम्प्लॉयज़ का मतलब है क्या? मतलब है या तो वो इंडिया में सिचुएटेड है या तो वो इंडिया के रेजिडेंट है। तो जो है वो जो इंडिया जो वो एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया वाले वो जो है वो 50% और लेस वो टोटल एम्प्लॉयज़ के 50% से जो है वो कम होने चाहिए। तो जो वो इंडिया में लोकेटेड वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो टोटल एम्प्लॉयज़ के 50% से कम होने चाहिए। तो वो टोटल एम्प्लॉयज़ के लेस देन 50% होने चाहिए। तो वो टोटल एम्प्लॉयज़ के लेस देन 50% होने चाहिए। चौथा पॉइंट जो है वो ये दे रखा है कि उसकी पेरोल एक्सपेंडिचर है, जो पेरोल एक्सपेंसेस हैं इंडिया वाले एम्प्लॉयज़ के वो 50% से कम होने चाहिए टोटल पेरोल एक्सपेंसेस के। तो इंडियन एम्प्लॉय की सैलरी टोटल सैलरी के 50% से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो ABOI टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो ये ABOI टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इसके बाद में अगर मान लो जो भी ABOI टेस्ट है, ABOI टेस्ट अगर पास हो जाता है, ABOI टेस्ट जो है वो अगर मान लो पास हो जाता है, ABOI टेस्ट जो है वो पास हो जाता है का मतलब क्या है कि अगर सारी की सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, इफ़ ऑल कंडीशंस फुलफिल्ड, अगर सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल्ड हो जाती है तो उस केस में पोएम जो है वो क्या हो जाएगा? आउटसाइड इंडिया होगा। लेकिन एक कंडीशन और सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, अगर उस फॉरेन कंपनी की जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग जो है वो बाहर ही है। इफ़ मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया,
तो अगर उस कंपनी की मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग बाहर हुई है तो उस कंपनी का तो ABOI टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा और पोएम जो है वो बाहर माना जाएगा। ABOI टेस्ट तो हमारा वैसे ही पास हो गया है, बट अगर मान लो पोएम जो है वो बाहर करने के लिए एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, वो क्या है कि मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग जो है वो बाहर होनी चाहिए। एंड अगर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग भी बाहर हो जाती है तो हमारा पोएम जो है वो आउटसाइड इंडिया बोला जाएगा। अगर मान लो उस कंपनी ने टोटल 10 बोर्ड मीटिंग करी है जिसमें से 6 जो है वो इंडिया के बाहर हुई है, तो बताओ उस केस में जो है वो पोएम कहाँ माना जाएगा? पोएम जो है वो इंडिया के बाहर माना जाएगा। एंड अगर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग इंडिया से बाहर हो गई, पोएम बाहर हो गया, तो वो क्या बन गई? तो फॉरेन कंपनी क्या बन गई? नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। एंड अगर मान लो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग इंडिया में हेल्ड हो जाती है तो पोएम जो है वो इंडिया के अंदर हो जाएगी। तो उस केस में जो है वो कंपनी क्या बन जाएगी? फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन जाएगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि जो है वो अगर मान लो जो फॉरेन कंपनी के जो डिसीजंस हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं लेते, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं लेते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कुछ काम नहीं करते हैं, वो फालतू लोग हैं। रैदर जो डिसीजंस है वो या तो होल्डिंग कंपनी ले रही है या फिर वो कोई भी पर्सन जो भी रेजिडेंट है इंडिया का वो ले रहा है, तो उस केस में पोएम जो है वो इंडिया के अंदर माना जाएगा। तो मैंने क्या बोला, समझो उस बात को। देखो, हाउएवर इफ द डिसीजंस आर नॉट टेकन बाय बोर्ड बट बाय होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी जो है वो ले रही है, या फिर कोई भी पर्सन जो भी रेजिडेंट है इंडिया के, और एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो पोएम जो है वो कहाँ मानी जाएगी? पोएम जो है वो इंडिया में मानी जाएगी। पोएम शैल बी इन इंडिया। तो रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। देखो, एक तो हो गया कि अगर मान लो ABOI टेस्ट हमारा पास हो जाता है, अगर हमारा मान लो ABOI टेस्ट पास हो गया, हमारा पोएम जो है वो आउटसाइड, तो उस केस में हमारा पोएम जो है वो आउटसाइड इंडिया ओनली तभी माना जाएगा अगर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग जो है वो कहाँ पर हो रही है? हेल्ड आउटसाइड इंडिया हो रही है। लेकिन अगर मान लो जो डिसीजंस हैं वो या बोर्ड नहीं ले रहा है, बट कौन ले रहा है? होल्डिंग कंपनी ले रही है, या फिर कोई भी पर्सन जो भी रेजिडेंट है इंडिया के वो ले रहे हैं, तो उस केस में पोएम जो है वो कहाँ पर माना जाएगा? उस केस में पोएम जो है वो इंडिया के अंदर माना जाएगा। देखो, यहाँ पर मैंने बोला है पोएम जो है वो इंडिया के अंदर होगी। ये कौन से केस के लिए बोला है? ये मैंने ओनली इसी केस के लिए बोला है। ये मत मान लेना मैंने इन दोनों चीज़ों के लिए बोला है। यहाँ पर मैंने जो है ये बोला था कि पोएम जो है वो आउटसाइड इंडिया होगी अगर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग हम बाहर होंगी। अगर वो बाहर हो जाएंगी तो उसका पोएम भी जो है वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो उस केस में फॉरेन कंपनी क्या बन जाएगी? फॉरेन कंपनी उस केस में नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ, पोएम जो है अगर मान लो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग इंडिया में हो जाती है तो फिर उसके अंदर क्या हो रहा था? फॉरेन कंपनी जो है वो रेजिडेंट बन जाएगी। मान के चलो अदर केस आ जाता है। अब अदर केस कौन सा आ जाता है इसमें? इसमें अदर केस आ जाता है। अदर केस का मतलब है यहाँ पर मान लो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाई, मतलब इसमें से चारों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाई, या फिर कोई भी एक भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो उस केस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से ऐसे पर्सन है जो कि जो है वो की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन ले रहे हैं। एंड आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कहाँ पर कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पर डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं। एंड उसी प्लेस को जो है वो क्या बोल दिया जाएगा? पोएम जो है वो बोल दिया जाएगा। मैंने क्या बोला, मैं आपको उसको जो है वो लिखवा देता हूँ। देखो, आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन पर्सन्स को जो कि की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस ले रहे हैं। की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। एंड डिटरमाइन करो प्लेसेस वेयर these decisions are made and such place will be poem। तो हमारे को इस केस के अंदर जो है वो अदर केस के अंदर हमारा केस फंस जाता है, तो हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारे की डिसीजन जो है वो कौन ले रहा है। क्या मैनेजिंग डायरेक्टर ले रहा है, CEO ले रहा है, चपरासी ले रहा है, कौन जो है वो की डिसीजन ले रहा है। और हमारे को जो है वो ये चेक करना है कि वो कहाँ पर बैठ के जो है वो डिसीजन ले रहा है। तो उस चीज़ में चेक करा जाएगा कि वो कहाँ पर जो है वो डिसीजन ले रहा है। इंडिया के अंदर बैठ के ले रहा है, US के अंदर बैठ के ले रहा है, सिंगापुर में बैठ के ले रहा है, कहाँ बैठ के वो डिसीजन ले रहा है। तो कौन जो है वो डिसीजन ले रहा है, कहाँ बैठ के जो है वो डिसीजन ले रहा है, वही प्लेस जो है वो क्या बन जाएगी? पोएम बन जाएगी।
सी यहाँ पर एक बात देखो, जब हमने डिटरमाइन करा था पोएम तो मैंने आपको यहाँ पर कहा था पैसिव इनकम नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम होनी चाहिए। यहाँ पर टोटल एसेट बोला था, ये टोटल एम्प्लॉयज और पेरोल एक्सपेंसेस। अब हम इनकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो पढ़ेंगे, इसका मीनिंग जो है समझेंगे कि टोटल इनकम का मीनिंग क्या होता है, पैसिव इनकम का मीनिंग क्या होता है, टोटल एसेट का मीनिंग क्या होता है, टोटल एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है, एंड पेरोल एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो क्या करते हैं, टोटल इनकम का जो है वो मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है वो क्या करते हैं, टोटल इनकम का मीनिंग पढ़ते हैं। तो हमारे पास में आ जाता है सबसे पहले टोटल इनकम। टोटल इनकम का क्या मीनिंग होता है वो हम जो है वो सीखते हैं। तो टोटल इनकम जो है वो लेने के लिए हम जो है वो ये देखेंगे कि अगर मान लो वो कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो यूएस की कंपनी है, तो उसके हिसाब से जो है वो एज पर द टैक्स लॉ जो है वो ले लेंगे ऑफ द कंट्री ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, मतलब वो कहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई है। और अगर मान लो अगर मान लो इनकम एज पर टैक्स लॉ जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो एज पर बुक ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो है वो क्या ले लेंगे, इनकम जो है वो ले लेंगे। देखो वैसे हमारे को, मैं दोबारा बोलता हूँ, मैंने क्या बोला, एज पर द टैक्स लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से टोटल इनकम लेंगे। लेकिन अगर इनकम एज पर द टैक्स लॉ जो है वो अवेलेबल नहीं है तो एज पर बुक ऑफ अकाउंट्स लेंगे। तो टोटल इनकम एज पर टैक्स लॉ ऑफ कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ली जाएगी। एंड अगर इफ इनकम एज पर टैक्स लॉ नॉट अवेलेबल, तो एज पर बुक ऑफ अकाउंट्स, एज पर बुक ऑफ अकाउंट्स। मैंने जो है वो एक रिफ्रेश करके जो है वो एग्जांपल बोलता हूँ कि देखो, अगर मान लो अगर वो कंपनी है, उसका जो है वो कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो क्या है, यूएस है, तो यूएस के टैक्स लॉस के हिसाब से जो है वो ले लो, बुक ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से नहीं लेना, पहले प्रायोरिटी में कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है। तो वहाँ से उससे हमने हिसाब से जो है वो टैक्स लॉ के हिसाब से जो है वो टोटल इनकम ले लेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर जो है वो उसके हिसाब से इनकम अवेलेबल नहीं है तो जाकर बुक ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से लेंगे। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है सेकंड, आ जाता है हमारे पास में पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है हमारे को उन सारी ट्रांजेक्शन्स का जो है वो क्या करना है, एग्रीगेट करना है। एग्रीगेट ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन, इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन जहाँ पर आपने परचेज भी एसोसिएट से करा है एंड सेल भी एसोसिएट से करा है। वेयर बोथ इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन, वेयर बोथ परचेज एंड सेल इज फ्रॉम, परचेज एंड सेल इज फ्रॉम और टू एसोसिएट एंटरप्राइज, जहाँ पर जो है वो परचेज भी एसोसिएट एंटरप्राइज से करा है एंड सेल भी एसोसिएट एंटरप्राइज को करा है। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यूनिलीवर है, यूनिलीवर यूएस है, यूनिलीवर यूएस ने मान लो अगर परचेज जो है वो करा है यूनिलीवर यूके से, और जो है वो सेल कर दिया उसे यूनिलीवर इंडिया को, यूनिलीवर इंडिया को जो है वो सेल कर दिया है, तो परचेज भी एसोसिएट से करा है एंड सेल भी एसोसिएट से करा है। और ये तीनों जो है वो आपस में क्या है, ये तीनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो यहाँ पर परचेज भी जो है वो एसोसिएट से करा है एंड सेल भी जो है वो एसोसिएट को करा है। तो इस केस के अंदर जो भी इनकम जो है वो ये यूनिलीवर यूएस को होगी, उसे क्या माना जाएगा, उसे पैसिव इनकम बोला जाएगा। मतलब क्या, नटशेल में देखा जाए तो परचेज भी एसोसिएट एंड सेल भी एसोसिएट। तो पैसिव इनकम बनने के लिए परचेज भी एसोसिएट से होनी चाहिए एंड सेल भी एसोसिएट से होनी चाहिए। देखो एक बात समझो, अगर आपने परचेज जो है वो एसोसिएट से करा है एंड सेल जो है वो नॉन एसोसिएट को कर दिया है तो वो पैसिव इनकम नहीं बनेगी। ऐसे ही अगर मान लो आपने परचेज नॉन एसोसिएट से किया है एंड सेल एसोसिएट को करा है तब भी वो पैसिव इनकम नहीं बनेगी। तो परचेज भी एसोसिएट से होनी चाहिए एंड सेल भी एसोसिएट से होनी चाहिए, ओनली देन उसी केस के अंदर उसे पैसिव इनकम बोला जाएगा। अब एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है वो तो हम डिटेल में ट्रांसफर प्राइसिंग में ही समझते हैं। और दूसरा आ जाता है जो पैसिव इनकम में, और क्या आ जाता है, अगर मैं पैसिव इनकम की बात करूं तो बाकी क्या आ जाता है, इनकम बाय द वे ऑफ रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन एंड रेंटल इनकम। मतलब बिजनेस इनकम को जो है वो छोड़कर बाकी सारी इनकम जो है वो इसमें कवर हो जाती है। तो बिजनेस हेड को छोड़कर बाकी सारी इनकम जो है वो क्या बन जाती है, पैसिव इनकम बन जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकम बाय द वे ऑफ रॉयल्टी, इनकम बाय द वे ऑफ रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन एंड रेंटल इनकम, एंड रेंटल इनकम। इन सारी इनकम्स का ही एग्रीगेट क्या बन जाएगा, पैसिव इनकम बन जाएगा। अगर मैं बात करूं कोई जो है वो अगर मान लो कोई कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उस केस में इंटरेस्ट जो है वो पैसिव इनकम नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट क्या आ जाता है कि इंटरेस्ट जो है वो पैसिव इनकम नहीं माना जाएगा। अगर वो कंपनी कौन सी है, बैंकिंग कंपनी है और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उस केस में इंटरेस्ट जो है वो पैसिव इनकम नहीं माना जाएगा। सर इंटरेस्ट जो है वो एक्टिव इनकम ही माना जाएगा, पैसिव इनकम नहीं माना जाएगा। तीसरा और अगला पॉइंट आ जाता है मतलब वैल्यू ऑफ एसेट। बताओ एसेट्स की वैल्यू जो है वो क्या लोगे। अगर क्वेश्चन में जो है वो डेप्रिशिएबल एसेट है,
अगर क्वेश्चन में हमारे को डेप्रिशिएबल एसेट दे रखे हैं तो हम जो है वो क्या लेंगे, एवरेज वैल्यू जो है वो लेंगे एज पर द टैक्स लॉ। टैक्स लॉ के हिसाब से जो भी एवरेज वैल्यू होगी एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर के हिसाब से एवरेज वैल्यू ले लेंगे। एंड अगर मान लो कोई और अदर एसेट है, कोई और अदर एसेट है तो क्लोजिंग वैल्यू जो है वो ले लेंगे एज पर बुक्स। क्लोजिंग वैल्यू जो है वो ले लेंगे एज पर बुक्स। देखो अगर मान लो जो है वो, अगर आपको जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू जो है वो दे रखी है तो उस केस में क्या लोगे, क्लोजिंग वैल्यू ले लेंगे। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है तो आप क्लोजिंग वैल्यू ले ली। लेकिन अगर मान लो जो है वो डेप्रिशिएबल एसेट का केस है, डेप्रिशिएबल एसेट का केस है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट का केस है तो ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज कर लेंगे। डेप्रिशिएबल एसेट का केस है तो ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज जो है वो कर लेंगे एज पर द टैक्स लॉ। तो टैक्स लॉ के हिसाब से जो है वो ओपनिंग डब्ल्यू और क्लोजिंग डब्ल्यू है, ओपनिंग डब्ल्यू एंड क्लोजिंग डब्ल्यू का क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। टेबल एसेट के केस में जो है वो जिस कंट्री की वो जो है वो कंपनी है, उस कंट्री के हिसाब से टैक्स लॉ के हिसाब से जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यू का हमें क्या करना है, एवरेज करना है। किसके केस में, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में। और यहाँ पर एनी अदर एसेट है। एनी अदर एसेट का मतलब क्या है, लैंड हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक वगैरह हो गए। तो अदर एसेट्स के केस में आप बुक्स के हिसाब से क्या ले लेना, क्लोजिंग वैल्यू ले लेना। मान के चलो ऐसा केस है डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर कि जहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू जो है दोनों नहीं दे रखी, ओनली क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है, तो जो दे रखा है वही ले लेना। बाकी अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है तो जो है वो क्या कर देना है, एवरेज जो है वो कर देना है। इसके बाद में हमारे पास में अगला पॉइंट आ जाता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के जो केस में कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। एम्प्लॉयज़ के केस में आपको स्टार्टिंग और एंड के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसका जो है वो क्या कर देना है, एवरेज जो है वो कर देना है। तो आप इसके अंदर कैसे कैलकुलेशन करोगे, ओपनिंग एम्प्लॉयज़ प्लस में क्लोजिंग एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाय 2। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे रखी हैं तो ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग एम्प्लॉयज़, ओपनिंग एम्प्लॉयज़ प्लस में क्लोजिंग एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाय 2। अगर मान लो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं दे रखे, ओनली क्लोजिंग दे रखा है, तो जो दे रखा है वो ले लो। बाकी अगर आपको जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, उसका एवरेज जो है वो करना है। अब इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट आ जाता है। अगर मान लो कोई कंपनी है, कंपनी में कोई कोई पर्सन जो है वो जिसे जो है वो क्या कर रहा है, हायर नहीं करा हुआ, बट वो काम कैसा करते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज जैसा काम करते हैं। बट वो काम जो है वो कैसा करते हैं, कंपनीज के एम्प्लॉयज जैसा काम करते हैं। जैसे कि आप जो है वो बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज जो है वो बोल सकते हो, जो कि जो है वो कंपनी ने जो है वो हायर नहीं करे हैं। तो कंपनी के अंदर मतलब एम्प्लॉयज़ के अंदर वो भी आ जाते हैं जो कंपनी ने डायरेक्टली हायर नहीं करे, बट वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ जैसा ही काम करते हैं, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर आपको क्या करना है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईयर। एंड स्पेशल नोट जो है वो इस केस में क्या होता है कि एम्प्लॉयज ऑल्सो इंक्लूड द पर्सन हु नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय कंपनी बट परफॉर्म द टास्क सिमिलर टू एम्प्लॉयज। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज भी जो है वो आ जाते हैं एम्प्लॉयज के अंदर। एंड अगर मैं बात करूं लास्ट कि पेरोल एक्सपेंसेस आ जाते हैं। पेरोल एक्सपेंसेस में सारे के सारे इम्योलमेंट्स जो भी एम्प्लॉयज़ को पे करे हैं, सारे इम्योलमेंट्स पेबल टू एम्प्लॉयज़, पेबल टू एम्प्लॉयज़, पेबल टू एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर इम्योलमेंट्स का मतलब क्या है, सैलरी पेंशन अलाउंस परक्विजिट वगैरह सारे के सारे जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। सारे के सारे जो है वो पेरोल एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन में आ जाएंगे। तो पेंशन कमीशन सब कुछ आ जाएगा। एक तरह से मैं बोलूँ ना तो सीटीसी आ जाएगा, मतलब कॉस्ट टू कंपनी सारा का सारा आ जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ बेसिक सैलरी आएगी, सबका सब कुछ जो है वो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद एक और बात समझना, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर जो है 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसके ऊपर पोएम की गाइडलाइंस नहीं लगती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, आपको हर कंपनी का पोएम जो है वो अलग से चेक करना है। आपको हर कंपनी का पोएम जो है वो अलग से चेक करना है। ऐसा नहीं है कि अगर होल्डिंग कंपनी का जो है वो पोएम जो है वो इंडिया के अंदर, तो सारी की सारी सब्सिडरीज का पोएम जो है वो इंडिया के अंदर माना जाएगा। नहीं, आपको हर हर का जो है वो सेपरेटली जो है वो चेक करना पड़ेगा।
तो हर सब्सिडरी का, हर एसोसिएट का पोएम जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कंपनी का भी खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।